गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जूलॉजी सेकेंड ईयर लेक्चर 8 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे जो कल स्टडी कर रहे थे उससे आगे। आज का जो हमारा है अवशोषण कर रहे थे हम, एब्जॉर्प्शन, और आज का जो टॉपिक है वो है विटामिनों का अवशोषण। विटामिनों का अवशोषण। देखिए, जल में घुलनशील जो विटामिन है, क्या जल में घुलनशील जो विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी, एंड विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन बी 12 को छोड़कर, और विटामिन सी आंत की सतह द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती है। आसानी से अवशोषित हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं विटामिन बी 12 की। तो विटामिन बी 12 के लिए एक अलग से एक विशेष तंत्र काम करता है। विटामिन बी 12 के लिए एक विशेष तंत्र कार्य करता है। वो है इंट्रिंसिक कारक। कौन है? इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? ये इंट्रिंसिक फैक्टर जठर रस द्वारा स्रावित होता है। ये क्या है? जठर रस द्वारा स्रावित। ये इंट्रिंसिक कारक जो है, ये विटामिन बी 12 जो है उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये इंट्रिंसिक कारक विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, तो जल में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी 12 को छोड़कर सभी की सभी आंत की सतह द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती हैं, जबकि विटामिन बी 12 के लिए एक विशेष तंत्र कार्य करता है जिसको हम इंट्रिंसिक कारक कहते हैं, जो जठर रस द्वारा स्रावित होता है, और ये विटामिन बी 12 के अवशोषण में हेल्प करता है। ये विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि ये जल में घुलनशील विटामिन थी। अब हम बात करेंगे जल में वसा में घुलनशील विटामिन की। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम देखिए यहाँ चर्चा करेंगे और वो कैसे एब्जॉर्ब होती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के।
विटामिन ए, डी, ई, के आंत की सतह द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती है। आसानी से अवशोषित हो जाती है और ये कार्य जो है ये पित्तरस की उपस्थिति में शीघ्रता से होता है। बाइल जूस की उपस्थिति में अति शीघ्र होता है। अति शीघ्रता से विटामिनों का अवशोषण हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है बड़ी आंत द्वारा अवशोषण। बड़ी आंत द्वारा अवशोषण लगभग न के बराबर होता है। कुछ दवा खनिज, कुछ दवा खनिज आदि की सूक्ष्म मात्रा का ही अवशोषण होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है विष्ठा का संगठन या विष्ठोत्सर्जन। विष्ठोत्सर्जन अर्धपचित या अपचित भोजन का गुदा द्वारा बाहर निकलना विष्ठोत्सर्जन कहलाता है। विष्ठा जो है इसका भूरा रंग स्ट्रकोबिलिन के कारण होता है। स्ट्रकोबिलिन के कारण होता है। विष्ठा का भूरा रंग स्ट्रकोबिलिन के कारण होता है। विष्ठा के अंदर जो गंध है, विष्ठा के अंदर जो गंध है वो इंडोल, स्केटोल, इंडोल, स्केटोल
तथा ट्रिप्टोफेन के कारण होती है। जो गंध आती है वो इनके कारण आती है। इसके बाद में है विष्ठा का संगठन। अगला टॉपिक है विष्ठा का संगठन। विष्ठा का संगठन। जल 65 से 70%, अनअपगठित सेल्यूलोज  प्रोटीन अवशेष, कौन कौन है? स्केटोल, हिस्टीडीन, इंडोल आदि, जीवित एवं मृत सूक्ष्मजीव, वसीय अमल, श्लेष्मा, ये सब चीजें विष्ठा के अंदर पाई जाती हैं। विष्ठा जो है इसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया विष्ठोत्सर्जन कहलाती है। विष्ठा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया विष्ठोत्सर्जन कहलाती है। इसके अलावा जठर आंतरीय प्रतिवर्त, इसके द्वारा, इस क्रिया के द्वारा भोजन आगे की ओर खिसकता है। भोजन या मल आगे खिसकता है। विष्ठा उत्सर्जन की क्रिया ऐच्छिक होती है। विष्ठा के समय निम्न क्रियाएं देखी जाती हैं। मलाशय की पेशियां सतह से संकुचित हो जाती हैं। दूसरा, गुदा की अवरोधनी पेशियों में शिथिलन होता है। और तीसरा, श्रोणि प्रदेश में उपस्थित पेशियों में संकुचन एवं उदरीय सतह में उपस्थित पेशियों में संकुचन एवं डायफ्राम में संकुचन के उदर में अधिक दबाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये था टोटली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, धन्यवाद।